नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। अजीत डोभाल, गौतम अडानी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, ये सब के सब एक के बाद एक आखिर क्यों चीन भाग रहे हैं? चीन में ऐसा कौन सा मेला चल रहा है, सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है और देखना है? क्या चीन में मोदी भयंकर फंस गए हैं? और सवाल तो पैदा होगा कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी के दावे में भी कोई सच्चाई है? आखिर चीन की परिक्रमा क्यों बार-बार? गणेश परिक्रमा कर लो तो भी हम माने सनातनी हो। चीन की परिक्रमा क्यों? और एक फटकार से चीन, वही जिसको बता रहे थे छोटी आंख वाले गणेश जी भेजते हैं, उस चीन की एक फटकार पे 1 मिनट में बैकफुट पर आ जाते हैं। 1 मिनट में झुक जाते हैं। अब जो कथित रूप से स्वयंभू देशभक्त हैं, वीडियोस दूर रहे, नहीं कहेंगे कि हमको कहेंगे चीन के एजेंट, चीन के एजेंटों को पहचानवाने के लिए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चीन के एजेंट्स को पहचानने के लिए और पहचानवाने के लिए। हेमंत जी को जोड़िए, स्पेशल कार्यक्रम है, हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। शुरुआत करते हैं सीधा, आप कोई भूमिका नहीं। पहली फोटो लाइए, लाइए पहली फोटो। दूसरी फोटो लाइए, फोटो लाइए। चलिए, हाँ, अब जरा खबर दिखाइए, खबर दिखाइए। अडानी डिजिटल लैब्स पार्टनर्स विद ड्रैगन पास टू ऑफर प्रीमियम सर्विसेज एट ग्रुप एयरपोर्ट्स। इसमें तारीख नीचे अगर नहीं है तो अगली खबर लाइए, उसमें तारीख भी है, तारीख इसमें भी रही होगी, अगली दिखाइए। इसमें देखिए 8 मई 2025 सेम खबर है। अडानी डिजिटल लैब्स पार्टनर्स विद ड्रैगन पास टू एलिवेट एयरपोर्ट लॉन्च एंड ट्रेवल एक्सपीरियंसेस। 8 मई 2025, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। चीन के हथियारों से लड़ रहा था पाकिस्तान, यानी चीन ही लड़ रहा था और अडानी डील कर रहे थे। बस अगला लाइए, अगली फोटो लाइए। ये पुराना ही बैकग्राउंडर है सर। जितने दर्शक हैं ध्यान रखें, बैकग्राउंडर। अभी हम आज की तारीख में आएंगे। ये देखिए अजीत डोभाल बैठे हैं, जेम्स बॉन्ड 007 चीन में। इंडिया इन चाइना ने ये फोटो डाली थी और ऐसी कई फोटोग्राफ्स आई थी। एससीओ मीटिंग के पहले गए थे, गए क्या लेके आए, क्यों गए, क्यों आना। अब तो इस देश में विदेश दौरे में जाता नेता है, अफसर है, लौटता है। भारत को आज तक नहीं पता चल पाया है पिछले कई सालों में कि क्या लेके आए। नहीं तो विदेश जाते थे तो ये बड़ा ओपन होता है कि विदेश गए, इस मसले बात हुई, ये हासिल करके आए, ये गंवा के आए। नेक्स्ट फोटोग्राफ, नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये देखिए, ये हमारे देश में चला था कि चीन को घुटनों पर ले आए, पाकिस्तान कांपने लगा। चीन और पाकिस्तान दोनों अपना सर पकड़ के बैठ गए। राजनाथ सिंह ने ऐसा वहां पर आतंकवाद पर चीन में धमकाया था। साइन भी नहीं किया, लेकिन जब साइन नहीं किया उसके बाद की ये फोटो है। उसके बाद वहां पर फिर सबसे मिलजुल रहे थे और क्या क्या बात कर रहे थे देश को नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फोटोग्राफ लाइए, नेक्स्ट फोटोग्राफ। अब देखिए, आपने देख लिया अडानी, डोभाल, राजनाथ, अब जयशंकर की बारी है। ये सब कुछ पिछले 1 सवा महीने के भीतर है। जयशंकर टू विजिट चाइना फॉर एससीओ फर्स्ट सिंस गलवान। गलवान के बाद पहली बार जा रहे हैं। हालांकि चीन और जयशंकर, इनका संबंध बहुत ही निकट है। चीन में ही तो जयशंकर नियुक्त थे और उसी चीन में ही जयशंकर और मोदी के संबंधों में ये मजबूती आई थी, जो मजबूती आज देश को बहुत मजबूत बना रही है। मैं यहीं पर ब्रेक लेता हूं, अभी बहुत कुछ दिखाने के लिए, लेकिन यहां पर एक ब्रेक लेते हैं। और इस ब्रेक के बाद जब मैं फिर आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मोदी के एक मंत्री की जुबान चीन के खिलाफ खुल गई और चीन की एक धमकी आई। 24 घंटा भी नहीं बीता था, धाए से झुक गए, धाए से झुक गए। लेकिन अभी इतने पे क्या फंस गया है मामला? हेमंत भाई, क्या फंस गया? चीन में आपके भी बड़े बहुत नेटवर्क है, क्या फंसा है मामला? ये लाइन लगी है, कतार, भागो चीन भागो। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो 2 दिन पहले डिप्टी चीफ ने जिस तरीके का खुलासा किया, बड़ा बम्बास्टिक खुलासा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने जो लाइव लोकेशन, सारे वेपन, सारी सैटेलाइट इमेजरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, जिस तरीके की फैसिलिटीज रियल टाइम में पाकिस्तान को दी, उसके बाद ये बात स्वीकार करने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चाइना का व्यवहार एक पूरे तरीके से शत्रु राष्ट्र का रहा है। शत्रु राष्ट्र में कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। उसके बावजूद
10 मई को आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। ये बात डिप्टी चीफ ने तो 2 दिन पहले बताई देश को, लेकिन अजीत डोवल को, राजनाथ को, जयशंकर को, इन सब, मोदी को, इन सबको तो पहले से पता होगा ना, अडानी को भी, कि चाइना का ये रोल था। उसके बावजूद भी चाइना के मसले पे अपने पूरे की पूरी स्ट्रेटजी को री इन्वेंट करने की बजाय उसके दौरान और उसके बाद लगातार ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, जो आपने बड़ी तहजीब से दिखाया, सारा उसको सीरियल वाइज दिखाया। 5 साल से आपने देखा किस तरीके से जयशंकर चाइना नहीं गए थे गैलवान के बाद, जून 2020 के। अब वो भी जा रहे। इसका मतलब समझिए क्या है। पिछले महीने 7 से लेकर 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चला, चाइना की भूमिका सबने देख ली। उसके बावजूद उसी दिन अडानी 8 तारीख को वो साइन कर रहे थे। उसके बाद वो अपनी सारी मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए चाइना बाकायदा विजिट करके आए, वो और उनका भतीजा गौतम अडानी। अब जो जयशंकर का जाना है, या इससे पहले राजनाथ का जाना था, या इससे पहले जो अपने क्या नाम है 3007 जो आप बोलते हो डोवल साहब, इन सब के जाने को आप क्या मानते हैं? इसका तो आपने ये मतलब मान लिया कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ वो चीन अपनी गलवैया करते रहे, हमारे साथ जो सीमा पे करना करता रहे, और दूसरी तरफ बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, या इसके अलावा कुछ और? बिजनेस एज यूजुअल ही है ना ये। भारतीय सैनिक अब भी एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चाइना के साथ कितने इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे? क्या इन सारों को पता नहीं? क्या सैनिकों की व्यापक तैनाती जारी है कि नहीं एलएसी के ऊपर? यथास्थिति हो गई क्या 2020 वाली? इस व्यक्ति ने दावा किया कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती सीमा पर, तो चीन भारत द्विपक्षीय संबंध सामान्य जो है नहीं हो सकते। अब यही व्यक्ति श्रीमान एस जयशंकर, क्या वो संबंध सामान्य हो गए? ये चाइना क्या करने जा रहा है? कोई इससे पूछेगा क्या? पूरे देश में कोई पूछेगा? ये बेसिकली एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग है 14 और 15 तारीख को। तो ये 13 और 14 को जाएंगे बीजिंग में, और 14-15 को जाएंगे तियाजिन, ये जगह है त्रियानजिन। वहां पर सारे के सारे विदेश मंत्री इकट्ठे होंगे एससीओ। लेकिन सवाल आशीष जी ये नहीं है, सवाल ये है कि भारत को चाइना के मामले में क्या अब असलियत को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि उसका पूरे का पूरा व्यवहार शत्रु राष्ट्र का है नहीं? भारत को अपने अंदर छिपे हुए उन सारे खतरों को नहीं पहचान लेना चाहिए जो चाइना से ओरिजिनेट होते हैं? मैं बीच में 10 सेकंड, खाली 10 सेकंड। भारत तो पहचानता है ये मोदी जी और पूरा भाजपा का इकोसिस्टम कहता है राहुल गांधी चाइनीज एजेंट है, देशद्रोही है। चीन क्लियर कौन एजेंट है? आज एजेंट पहचानना है। चीन पाकिस्तान की आक्रामकता को बढ़ावा देता है, ये डिप्टी चीफ ने भी बता दिया आपको, पूरे देश को बता दिया। हमारी सुरक्षा को कमजोर करने के लिए वास्तविक समय की खुफिया जानकारियां जेट और ड्रोन की आपूर्ति करता है, देख लिया आपने। इसी बीच सारे चीनी उपकरणों को गौतम अडानी के उद्योगों पर हावी हो गई। अब सारे मशीनें लेने गए हुए थे वहां पर, और फर्दर मशीनरी इक्विपमेंट है उस सारे के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो जितना भी हमारा स्ट्रेटेजिक डाटा है वो संभावित रूप से यहाँ इनसे नहीं लीक हो रहा है? जो सारे के सारी मशीनरी इक्विपमेंट उनकी लग रही है। सबसे बुरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी चीन पर कंप्लीटली चुप्पी साधे हुए हैं, और ये सबसे ज्यादा गंभीर सवाल सुरक्षा के खड़े करता है। मेरी जो चिंता है कि ये सारे का सारा घटनाक्रम, एक तो आप चाइना को शत्रु राष्ट्र कह नहीं पा रहे, उसकी सारी हरकतों के बावजूद दौड़ दौड़ के उनके पास जा रहे, किस लिए? कि व्यापार चलता रहे, स्थिति सामान्य चलती रहे। ऐसे में तो वो और ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग करेगा, और वही कर रहा है। दलाई लामा के मामले में आपने इशारा किया, पहले क्या कहा हमारे मंत्री ने, और जैसे उनके उसने धमकी दी, उसके बाद चुपचाप 1 मिनट में यूटर्न ले लिया कि हम धार्मिक मामलों में दखल नहीं लेते। ये आपको सारी की सारी क्रोनोलॉजी एक बार देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही है। 1 मिनट के अंदर सरेंडर, और उसके बाद दूसरा नैरेटिव शुरू। आशीष भाई, सवाल केवल इतना नहीं, सवाल तो मुझे कुछ और लग रहा है। जिस तरीके से हमने परसों भी एक हल्की सी चर्चा की थी इस पर, जिस तरीके से चाइना हमारे साथ आर्थिक रूप से व्यापार में हमें पछाड़ रहा है, हमने परसों भी चर्चा की थी कि अकेले इस समय में 99.2 बिलियन डॉलर का घाटा है हमें चीन के साथ व्यापार इस समय। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में कोई भी देश किसी दूसरे देश को सैन्य उपनिवेश बनाता है क्या? कभी नहीं बनाता। वो क्या बनाता है? वो आर्थिक उपनिवेश बना लेता है। आज कहीं हम उस स्थिति में तो नहीं पहुंच गए चाइना के साथ, और तेजी से उस तरीके से बढ़ तो नहीं रहे? क्या हम चाइना के आर्थिक उपनिवेश बनने जा रहे हैं? बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछ रहे हैं, और उसका कारण समझ लीजिए क्या है। ये लोग नहीं समझेंगे इस बात को। आप हमारे यहाँ से चाइना को क्या जा रहा है? कच्चा माल बहुत ही सस्ते दामों पर,
बहुत ही नॉमिनल सिंबॉलिक, और वहां से क्या बन के आ रहा है? तैयार माल। उसकी कीमत क्या है? जो कुछ चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, हार्डवेयर, मशीन, जेट, फला, ये सब क्या है? ये जो व्यापार में हमसे कमा रहा है, उसको हमारे खिलाफ भी प्रयोग नहीं कर रहा है क्या? सैन्य उपनिवेश का दौर चला गया। हम्म, 899.2 अरब डॉलर का उनका व्यापारिक सरप्लस है, ठीक। और आपका व्यापार चाइना के साथ जो आपका एक्सपोर्ट है, वो लगातार घट रहा है जब से मोदी आए। उसके बावजूद भी जिस तरीके की चीजें वो कर रहे हैं, उससे आप क्यों नहीं बोल पा रहे? आंखों में आग डाल करके डोवल क्या करने गए थे वहां पर? उसके बाद राजनाथ क्या करने गए थे? अगर आप एक बयान भी जारी नहीं करवा सकते तो क्या क्या करने गए थे वहां पे एससीओ की मीटिंग? हम्म, अभी 2 दिन पहले अमेरिका की उससे बात की, उसमें इंडिया पाकिस्तान का नाम हटाना पड़ा कि नहीं? पहलगाम का नाम हटाना हम्म, पड़ा कि नहीं आतंकवाद से? ये कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हो आप? पाकिस्तान के साथ आप कहीं नहीं खड़े हो, चाइना के साथ आप कहीं नहीं खड़े हो। अमेरिका के सम्मेलन के अंदर वहां पे चाइना का, पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। टेररिज्म का उस तरीके से जिक्र नहीं आता है। आपकी कौन सी डिप्लोमेसी है? और चाइना ने तो ओपन एंड शट केस बता दिया कि हम किसकी तरफ हैं। इसमें कोई शक मत मानिए। जब से पहले तो ये छुपा रहे थे, लेकिन डिप्टी चीफ ने तो सरेआम सड़क पे खड़े होकर बता दिया ना फिक्की के प्रोग्राम में, कि चाइना ने हमारे साथ क्या किया। उसके बावजूद भी सारी की सारी चीजें जिस तरीके से चल रही है आशीष भाई, वो बहुत चिंता का विषय है। डिप्लोमेटिक फ्रंट एक चीज है, आज पाकिस्तान क्या चाहता है, आज चाइना क्या चाहता है, और आज अमेरिका क्या चाहता है? कि भारत के अंदर स्थायित्व ना हो, स्टेबिलिटी ना हो। हम्म, जो वो काम पिछले 30 सालों से चाह रहे थे कि भारत बटा रहे, भारत में विभाजन रहे, भारत में झगड़े चलते रहे, क्या वो बीजेपी और आरएसएस लगातार 11 साल से नहीं कर रहे हैं? किसका एजेंडा है? नहीं भारत को भाजपा ने भा, भाजपा ने मोदी ने तो स्टेबिलिटी दी है देश को। भारत हम्म, नहीं तो उसका उसका जो विधायक सांसद है वो क्या कह रहा था कि देश में आज जहां जहां गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार देश का सीजीआई है। तो हम्म, गृह युद्ध कहाँ चल रहे हैं वो बता दीजिए। उस एमपी को हम्म, बुला लीजिए एक बार, उससे हम भी बात कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि देश के अंदर जो एक धार्मिक सहिष्णुता थी, वो जो स्टेबिलिटी का जो देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको कौन कब से डिस्टर्ब करना चाह रहा है? सीआईए सदा हमारे खिलाफ रहा है 17 से। उसके हम्म, बाद चाइना सदा से ये चाहता है, पाकिस्तान सदा से चाहता है, और आप यह हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए। यही चीज है, इसके अलावा कुछ। तो किसका एजेंडा चल रहा है? उसके बाद भारत को क्या चाहिए? स्किल चाहिए, कि लोगों को अपने स्किल के आधार पर रोजगार मिले, देश का सारा बढ़े। स्किल पे आपका कोई ध्यान है क्या? स्पीड चाहिए कि इस सारे काम को हम कितनी जल्दी लागू करके देश को आगे बढ़ा सकें। क्या इस पर किसी का ध्यान है? सबका ध्यान केवल एक ही चीज पे है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो देश की बात कर रहा हूँ, हम्म, और इन सब का ध्यान कुर्सी पर है। किसी तरीके से कुर्सी बची रहे, उसमें चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर जाए, चाइना पाकिस्तान जो भी करे, उसके बाद आप कराची में घुस जाओ, फलाने में घुस जाओ, ये सब प्रोपेगेंडा करके भक्तों को पागल बनाते हैं। इसके अलावा कुछ हो तो बता दीजिए। जिस तरीके से चीन और लेकर पाकिस्तान और अमेरिका हर तरफ विरोध चाहता है, किसके लिए? हम केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए मोदी जी ये सब कर रहे हैं क्या? या ये उनको हम्म, सूट करता है? इमरान ने आपके कहने से बालाकोट में जितना कंट्रोल ये हुआ, क्या ये भी सवाल नहीं उठेगा कि इस बार क्यों नहीं हुआ? आपने बालाकोट में जाके जो किया, वो आके चुपचाप सारा आराम से चुनाव जीत के छुट्टी। क्या इस बार उस अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हुई? तो सवाल रक्षा रक्षा विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं कि बालाकोट में तो 2 दिन में निपट गया था, इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या जनरल मुनीर ने, जिहादी जनरल, अपना जो इंडिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें चाइना को ला करके लाइव लेबोरेटरी बनाया क्या वेपन टेस्टिंग का? यस, जवाब है हाँ। तो आप ना पाकिस्तान का कुछ कर पा रहे हैं, ना आप चाइना का कुछ कर पा रहे हैं। ना आपकी सॉफ्ट पावर बची, ना आपकी हार्ड पावर बची। आपकी पावर क्या बची? आपकी पावर प्रोपेगेंडा की बची, आपकी पावर डंके की बची। तो ये डंका देश को भारी पड़ रहा है। एक तरफ 5 साल से जब नहीं जा रहे थे, अब जयशंकर को ऐसा क्या मिल गया, जबकि अब तो सारे सबूत आ गए कि चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की। आप क्यों नहीं बोलते? एक बार कहीं किसी से सुना आपने? और डिप्टी चीफ के बाद कोई बीजेपी का आदमी का अब मुंह से आवाज निकली? किसी मंत्री के मुंह से आवाज निकली? रक्षा मंत्री के मुंह से आवाज निकली? ये तो वहां भाग भाग के जा रहे हैं, अडानी वहां पर धंधा बढ़ा रहे हैं। ये किस एक शत्रु राष्ट्र के साथ, पाकिस्तान से तो आप बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, चाइना के साथ वहां किस लिए जा रहे हैं? अभी दलाई लामा के मामले में उन्होंने कहा कि आप भारत इस मामले में बड़ा सावधान रहे। तुरंत आ गया कि वो उनका मामला है जो धार्मिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करते। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? कौन सा 56 इंची? ये कौन सी लालाखी?
10 मई को खत्म हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, सो कॉल्ड सीज फायर। उसके बाद ये सारे लोग वहां गए हैं। क्या आउटकम आया देश को बताइए तो सही। फोटो तो दिखा दिया आपने, बड़ा अच्छा किया। अडानी का तो सबको पता है, ये युद्ध के दौरान भी वो एमओयू साइन कर रहे थे, वो दिखा दिया आपने 8 तारीख का। उसके बाद भी वहां मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपने भतीजे सागर के साथ गए थे। तो वो तो धंधेबाज है, जाए कोई समस्या नहीं। ये बाकी जो भाई लोग जा रहे थे, ये क्या करके आए, ये क्यों गए थे? जब किसी भी ग्रुपिंग के अंदर, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो क्वाड हो, जब आपके हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है, जब पाकिस्तान का कोई नाम ही कॉल नहीं कर रहा है, जब टेररिज्म का कोई जिक्र ही नहीं आ रहा है, जब पहलगाम का कोई खाता ही नहीं है, आप क्या करने जाते हैं? मैं ये आपकी उससे सॉफ्ट डिप्लोमेसी। उससे एक कदम आगे सवाल पे चलते हैं। पाकिस्तान छोड़ दो भैया, पाकिस्तान छोड़। हमारा डिप्टी आर्मी चीफ बोल रहा है ना कि चीन ने हमें प्रयोगशाला बनाया। डिप्टी आर्मी चीफ बोल रहा है ना। आशीष चित्रांशी, हेमंत अत्री बोले छोड़ दो इनको, हटाओ, देशद्रोही हैं, खत्म। डिप्टी आर्मी चीफ तो देशभक्त है ना। और बाकी जितने भक्त हैं उनको यकीन हो ना हो, मुझे उन भक्तों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए हमारा डिप्टी आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ, हमारा एक एक जवान, वो इस देश में उससे ज्यादा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। ठीक। हमारी डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा कि चीन ने युद्ध लड़ा, चीन ने हमें प्रयोगशाला बनवाया। आप चीन जाकर के एक कोई स्टेटमेंट डोभाल का हो, डोभाल अरे छोड़ो ना यार, चीन उसको माने ना माने, वहां बोल के आए क्या? असली सवाल ये है, बोले वहां कि भाई साहब आप बताओ, आप हम लोग एक साथ बैठ के डायलॉग कर रहे हैं, हम चीन आए हुए हैं और आप पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे हमसे, हैं? हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे और आप हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपके साथ हमारी साझेदारी है, व्यापार कर रहे हैं, $100 बिलियन का नुकसान झेल रहे हैं। $100 बिलियन हम आपको साल भर दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्या भाई साहब बताइए? जो भी छोटे आंख वाले बड़े आंख वाले हैं करके अपना, जैसे मोदी जी बताते वैसे पूछ लेते कि भाई साहब $100 बिलियन साल में हम आपको देते हैं। $100 बिलियन, 99.2 कह रहे थे हेमंत भाई, उसको 100 सीधा करो। $100 बिलियन दे, $100 बिलियन का अमाउंट सोच लीजिए, दुनिया के 80% मुल्कों जीडीपी नहीं होगी, और उतना पैसा हम आपको दे रहे हैं साल में, इसलिए कि भाई साहब आप हमारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, इतना ही बोल देते। भाई जयशंकर तो डरते हैं, जयशंकर तो डरते हैं। उन्होंने कह दिया कि अब इतनी बड़ी इकोनॉमी से हम लड़ेंगे थोड़ो चाइना से। तो ये डरपोक आदमी भाई साहब ही कह के बात कर लेता, इतनी बात तो कहता। भारत के अखबारों में और मीडिया में जो पामेरियन है सब बोलते तो कि जयशंकर ने बोल दिया या प्रधानमंत्री ने बोल दिया। इन्होंने तो अपना ये अपना पक्ष भी नहीं रखा। आप सोचिए, सेना का मस्तक के नीचे कर रहे हैं हेमंत भाई, इधर नहीं ध्यान दिया, ये सेना को झुका रहे हैं। सेना कर रही है, वो युद्ध हमसे लड़ रहा था, ये कहते हैं जाकर के चलो बिजनेस कर लेते हैं। अडानी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, डोभाल पता नहीं क्या कर रहे हैं, राजनाथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, जयशंकर पता नहीं क्या कर रहे हैं, और सबके गुरु महामंडलेश्वर उनका पता नहीं है। आपने स्किल स्केल की बात की, उन्होंने SSS दिया था। स्किल स्केल स्पीड है, स्किल मूर्ख बनाने की स्किल, स्केल 145 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने। स्केल स्केल देख लीजिए, 145 करोड़, कितना आदमी को आनंद जादूगर 500 आदमी बैठा करके झांसा दिया होगा। और स्पीड देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले निकले थे ना, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना होते हुए ब्राजील पहुंचे हैं। अभी देखिएगा स्पीड है, इतना तेज तो बाली ने धरती परिक्रमा नहीं की होगी। खैर, हम और कुछ दिखा देते हैं थोड़ा, तब फिर हम आते हैं। जब ये आर्मी और उसकी बात है, आप चीन जा रहे हो, कुछ बोल तो रहे हो नहीं हो। यहाँ यही पामेरियन सब है, दिन भर भों भों करते हैं कि डंका बज रहा, डंका बज रहा। लाइए अगली खबर, लाइए फोटो दिखाइए, दिखाइए फोटो। देखिए, एक लाइन से खाली, कुछ ना, अगर हम कुछ नहीं पढ़े, आप अपने आप पढ़ लीजिए। चाइना गिव पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट, टॉप आर्मी ऑफिसर। हमारे उपसेना प्रमुख ने कहा था कि लाइव लाइव हमारे जो जितना डिप्लॉयमेंट था, हथियार थे, चाहे पिनाका हो, चाहे स्काल्प हो, चाहे ब्रह्मोस हो, सबका लाइव देख रहा था पाकिस्तान, चाइना दिखवा रहा था। ठीक है, ऊपर देखिए गलवान का मामला है, इधर देखिए गौतम भाई अडानी है,
भाई है तो कोई बातें नहीं है, इन पे ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, हटा दीजिए फोटो, भाई हैं। अगली फोटो लाइए, फोटो लाइए, ये देखिए, चाइना एंग्री, काहे एंग्री? दलाई लामा पर। अब सोच लीजिए आप, दलाई लामा 1959 में निर्वासित होकर के भारत में शरण उनको मिली थी धर्मशाला में, तब नेहरू थे, ये होते 56 इंच तो दलाई लामा नहीं आते यहाँ, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हटाइए इसको, अभी दिखाता हूं हिम्मत, ये देखिए, ये किरण रिजिजू बहुत ही ओजस्वी मंत्री हैं मोदी जी के। इन्होंने क्या कहा, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये तय करने का अधिकार केवल दलाई लामा का है। देखे, ये देखने के बाद लगता है कि चीन को एकदम इन्होंने मोदी जी की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में हड़का दिया। इन्होंने बोला, अब बताओ, अपने मंत्रियों को कोई बेइज्जत करवाता है? चीन ने इस स्टेटमेंट को गंभीरता से ले लिया और कहा ना, हमारे मामले में नहीं। अब अगला फोटो दिखा दीजिए, लाइए अगला फोटो, लाइए जरा भक्तों को गौर से दिखाइए। ये आया ऑफिशियल, देखिए पढ़ लीजिए, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन्स रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग रिसेंट स्टेटमेंट बाई एच द दलाई लामा। अब ये किरण रिजिजू ने कहा, चीन ने फटकारा, अब नीचे क्या लिखा है देखिए, in response to media queries regarding recent statement by HS the Dalai Lama, the official spokesperson Sri Randhir Jaiswal said, we have seen reports relating to this statement made by His Holiness the Dalai Lama about the continuation of the Dalai Lama institution. Government of India, padiyam line, Government of India does not take any position or speak on matter concerning beliefs and practices of faith and religion. मतलब भारत की सरकार को जो है इसमें कोई भी स्टैंड नहीं लेगी ऐसे मामले में जो फेथ और बिलीफ को लेकर के है, धर्म के, कोई नहीं। तो वो किरण रिजिजू को पहले बता दिए होते भाई साहब, पहले बता देते। काहे जाते हो, मतलब जाना, बेइज्जती करवाना और फिर लौट के आना घर को, है? किरण रिजिजू बतौर मंत्री बोले, या उनको ही बता दो, आप लोग के हाथ एक नया नारा है कि जब बयान फंस जाए तो कहो व्यक्तिगत उनके विचार थे। हटा दीजिए, हटा दीजिए, यही है। ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4 जुलाई डेट नीचे लिखी हुई थी। ऐसे भद पिटती है, लेकिन चीन के सामने क्या मजाल की जुबान खुल जाए। और एजेंट चीन का, पूरा देश में जितने लोग मोदी सवाल पूछते हैं सब एजेंट है। एक एजेंट हमारे साथ बैठे हुए हैं, हेमंत अत्री, ये चीन के एजेंट है, नीचे लिखते हैं, सब बताते हैं। और हमारा तो मतलब हमारा तो रोटी दाल ही सब चीन से ही आता है, हम ही इंपोर्ट करते हैं। हम छोटी वाली दाल लेते हैं, छोटी वाली दाल, छोटे वाले चावल चीन से, सब एजेंट है। बताइए भैया, हम आज ये प्रोग्राम ही किए हैं, चीन के एजेंट को पहचानो। नहीं आशीष जी, देखिए, चाइना के साथ ओवरऑल जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना के सामने इन्होंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है बिना देश को बताए, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, और सारी चीजें। इसको बहुत ब्रीफ में देखिएगा, बहुत ही एक छोटा सा फिगर में देना चाहूंगा आपको। 2004 से 2014 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय भारत का एक्सपोर्ट 2004 में $5.6 बिलियन का था चाइना। जब वो 14 में गए तो वो $17 बिलियन हो, यानी कि 3 गुना से ज्यादा एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, मोदी जी 2014 में आए, मेक इन इंडिया का बड़ा जबरदस्त, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप व्हाटएवर, 2014 में आए, 2025 आज। आपको पता है आज भारत का चाइना को एक्सपोर्ट कितना है? मनमोहन सिंह 17 बिलियन छोड़ के गए थे, आज $14.25 बिलियन। सोचिए, मेक इन इंडिया 11 साल में घटाया है, 11 साल में 17 बिलियन से 14.6 पर लिया। समझ में आई बात? ये चाइना के साथ इनका ये जो इंपोर्ट जो है, 7 बिलियन उनके टाइम में था। 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, $7 बिलियन का इंपोर्ट होता था 2004 में, और जब वो गए तो $31 बिलियन का। तो मोदी जी को मिली जो विरासत, वो $31 बिलियन का था, जो आज बढ़ करके $113 बिलियन। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको चाइना अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग की कॉलोनी के तौर पर, जो कहते हैं ना, जब उपनिवेश, पहले सैन्य उपनिवेश होता था कि मैं आपके ऊपर आके शासन करता था, आप मेरे ऊपर आके शासन करते। आज की तारीख में आर्थिक
उपनिवेशवाद, कि आज आपको चाइना ने इतना अपना डिपेंडेंट बना दिया है कि उसका आपने देखा जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल उन्होंने बंद कर दिया, आपको पसीने आ गए। उन्होंने आपको स्पेशलाइज्ड खाद देना बंद कर दिया, आपको भागने की जगह नहीं मिल रही है। अभी वो बैटरीज को लेकर के खेल करने वाले हैं। जो जो चीजें वो जहां चाहते हैं, उन्होंने अमेरिका की चूड़ी टाइट कर दिया। आपने देखा किस तरीके से ट्रंप को एक बार एयर अर्थ मटेरियल का किया था, चिप्स का किया था, सांस फूल गया उनका। तो बेसिकली चाइना का उपनिवेश बनने की कोशिश में आप क्यों है? आप आत्मनिर्भरता की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आप उनकी तरफ डिपेंडेंस क्यों बढ़ा रहे? एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, बोलते नहीं थे, उनका डंका नहीं बजता था। जब वो 2004 में आए, भारत के अंदर इंपोर्ट पूरी दुनिया से $504 बिलियन का था, पूरी दुनिया से। उस आदमी की बौद्धिक और वो विजन देखिए उसका, जब वो 2014 में गए सत्ता से, $460 बिलियन रह गया था। यानी कि पूरी दुनिया से इंपोर्ट घटाया और एक्सपोर्ट को बढ़ाया। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो था इस देश का, जो 2004 में वो आए थे, $80 बिलियन था। और जिस दिन वो गए उस दिन $321 बिलियन था। ये होता है अर्थशास्त्र। और आप क्या कर रहे हैं? आप चाइना के साथ 11 साल के अंदर $17 बिलियन के एक्सपोर्ट को 14.25 पे ले हैं, और डंका भी आपका ही नजर है। ये बात देश के आम आदमी को समझनी पड़ेगी कि एक आदमी चुपचाप साइलेंटली एक विजन के साथ अपना काम करता था। चाइना भी हमारे साथ एक तरीके से, कभी हिम्मत ये नहीं हुई कि जो उसने आज पाकिस्तान वाले मामले में हमारे साथ किया, या दिल्ली जो हमें आंख दिखाता है, इतनी औकात कभी नहीं थी। गैलवान इन्हीं के साम्राज्य में, इन्हीं के शासन में। और गैलवान पे आज तक ना संसद में चर्चा हुई, ना ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा हुई, इस तरीके की कोई डिटेल्स नहीं दी। और अब भी मैं आपको गारंटी देता हूं, जो ऑपरेशन सिंदूर है, कोई सेनाधिकारी कुछ भी करता रहे, सरकार पार्लियामेंट का जो सेशन आ रहा है मानसून का, उसमें आज भी सच्चाई बताए तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, बिल्कुल चुप रहेंगे। ना चाइना का जवाब देंगे, ना ये पाकिस्तान का जवाब देंगे। ये बेसिकली सरकार में बैठ के उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं कि देश के अंदर इस तरह की परिस्थितियां बनी रहे कि इनकी सत्ता कायम रही रहे, देश जाए भाड़ में। ये आप लगातार देख, आप आर्थिक नीतियां देख लीजिए, आप सामरिक नीतियां देख लीजिए, आप इंटरनल पॉलिसी देख लीजिए, कोई नीति उठा के देखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी देखिए, भारत पूरी दुनिया में किस चीज के लिए जाना जाता है? सॉफ्ट पावर के लिए। मनमोहन सिंह का क्या सम्मान था पूरी दुनिया के लिए। और आज भारत किस लिए जाना जाता है? ना आपके पास सॉफ्ट पावर बची, ना हार्ड पावर बची। आज भारत जाना जाता है आत्ममुग्ध डंके के जरिए। भारत के मीडिया में बज रहा है, A1 और A2 का डंका बज रहा है, आप मौज कीजिए। ये स्थिति देश के लिए घातक है, आत्मघाती है। और चाइना हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये उसने तो प्रूव कर दिया। आप इसको कब स्वीकार करेंगे सार्वजनिक तौर पर? ये छोटी आंखों वाले गणेश, और इससे राजनीति नहीं हुआ करती। अगर हिम्मत है तो खुल करके नाम लीजिए, और नहीं हिम्मत है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, कोई और चला लेगा। आपको किसी ने लिख के नहीं दे रखा कि आप ही चलाएंगे। ये बात समझने की है। वरना चाइना जिस तरीके से आज उस पर है, अमेरिका जिस तरीके से हमें ब्लैकमेल कर रहा है, वो सुब्रमण्यम स्वामी की बात कहीं सच्ची ना हो जाए, उस दिन से डरेंगे। नहीं, लेकिन हम वक्त हो गया है, पूरा हो गया शो का, लेकिन एक 30 सेकंड का कमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों से मुझे कुछ असंतुष्टि है। आपने कहा कि मोदी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अरे काहे छोड़ देंगे? हमारे आपके कहने से छोड़ देंगे? मोदी जी कोई कह दे, अब वही अमेरिका या चीन से ना अगर कोई हो आदेश तो बात अलग है, नहीं तो किसी कहने नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात आपने कही कि आम आदमी को ये सब अब जो हम लोग समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं आंकड़ों को, इन आंकड़ों को समझना चाहिए। अगर आम आदमी ये सब समझने में अपना टाइम खर्च करेगा तो सनातन कौन बचाएगा? आप बचाएंगे हेमंत भाई? नहीं, ये जवाब तो देना पड़ेगा भाई। ये हम 30 सेकंड में नहीं, आम आदमी अगर आम आदमी ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, घाटा नुकसान, इज्जत बेइज्जती, सब संप्रभुता, अखंडता, ये सब काम समझेगा, ये सब समझेगा, तो ये सनातन कौन बचाएगा भाई? इंपॉर्टेंट आशीष क्या है? सनातन बचाना। हाँ। आशीष जी, देश देश बचेगा तो सनातन बचेगा। भारत का सीडीएस सिंगापुर में खड़ा होकर के कोई बात कहता है, भारत की सरकार चुप रहती है। भारत का डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में कुछ खड़ा होकर कहता है, भारत की सरकार चुप रहती है। भारत का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो यहाँ पर खड़ा होकर कुछ कहता है, भारत सरकार चुप रहती है। ये अच्छा संकेत नहीं, ये डेमोक्रेसी, ये सैन्य शासन वाला चीन नहीं, ये सैन्य शासन वाला सोकाल्ड पाकिस्तान या उत्तर कोरिया नहीं, ये भारत है। ये ओपन कंट्री है, यहाँ डिबेट और सारी चीजों के लिए पूरी की पूरी गुंजाइश है। जिस तरीके से आप क्लोज डोर के अंदर देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उसका जो वो है खामियाजा, उसका देश की पीढ़ियां भुगतेंगे।
भारत स्ट्रेटेजिक मोर्चे पर इतना कमजोर कभी नहीं था जहां पे इन्होंने आज लाके खड़ा कर दिया। आज पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके की उसकी छवि बनी है, इस खास तौर पे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या मोदी सरकार ने इस पे अभी तक एक क्लोज डोर मीटिंग की है? इसको कहीं रिव्यू किया है? देश की जनता को बताया है? देश के सैन्य अधिकारी ये बता रहे हैं कि मोदी के यहाँ से ये मैसेज था कि पाकिस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करना है, ये मैसेज था। और उसका फायदा उन्होंने उठाया, उन्होंने धड़ाक से हमारे 5 एयरक्राफ्ट टारगेट कर दिए। 2 दिन आप उड़ नहीं पाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसी की जवाबदेही होगी या नहीं होगी? पहलगांव के आतंकवादी कहाँ हैं? बदला तो ले लिया आपने। ऑपरेशन सिंदूर आपकी नसों में दौड़ रहा है, सिंदूर गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। सारी बात ठीक है, ये लफाजी के अलावा रिजल्ट कब आएंगे? कहाँ है वो आतंकवादी? कब की घटना थी और आज कितना कितना समय हो गया? ये सारे सवाल हैं जो इस देश के लोगों को समझने पड़ेंगे। इस डंके से इत्र अगर देश को बचाना है, ये देश हम सब का है। ये भाजपा और आरएसएस का देश नहीं है, माफ कीजिएगा। ये हमारा आपका देश है। यह 144 करोड़ लोगों का देश है। अगर ये लोग इसी तरीके से चलते रहे, आज आपकी दुनिया में कहां स्टैंडिंग बची है और ये कहां पहुंचा देंगे, उस दिन से डरिए। चलिए, आप देश नहीं बचेगा मानेंगे, तो कोई बात नहीं। देश बचेगा तो सनातन बचेगा। नहीं नहीं, आप नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, आप न मत मानिए, मत मानिए। पटनम देखिए, डॉक्टर सनातनी डॉक्टर था, बड़ा हॉस्पिटल था, अरबपति था, सड़क पे मार दिया गया। मुख्यमंत्री चुप हैं और सनातन महाकुंभ पटना गांधी मैदान में हो रहा है। सनातन महाकुंभ, सारे बाबा गए हैं और आप अवेयर भी नहीं रहते हैं हेमंत भाई। एक बार आप अवेयर रहिए थोड़ा सोशल मीडिया पर। मैंने सुना, अपने कान से सुना हुआ बता रहा हूँ, एक बाबर कहा कि पाकिस्तान वगैरह तो हम अगर चाहेंगे तो भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। तो जब हमारे पास इतना सब है, फालतू ब्रह्मोस ब्रह्मोस, सनातन बचना चाहिए। सनातन बचा रहेगा, देश बचे न बचे, सनातन बचा बचा रहना चाहिए। और वो सनातन मोदी जी बचाने के लिए बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, थोड़ा कृपा बनाए रखिए हम पर। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद, नमस्कार।